हम बात इस चीज की कर रहे थे, वाटर का पोल्यूशन। तो वाटर का जो पोल्यूशन है उसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो कौन से वाटर को हो रहा है? तो दरअसल जिन वाटर को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो दरअसल झीलें हैं। झीलें तबाही का शिकार हो रही हैं और झील को हम लेक्स कहते हैं। और इसमें जो एल्गल ग्रोथ होती है उसके लिहाज से हमने 2 किस्म की लेक्स बनाई हैं। एक को हम कहते हैं यूट्रॉफिक लेक्स और दूसरे को कहते हैं ओलिगोट्रॉफिक लेक। यू का मतलब होता है वो जिसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं और ओलिगो उसे कहते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट कम होते हैं। इसलिए कि आपने ट्रॉफ का वर्ड फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा और फर्स्ट ईयर में ये है ऑटोट्रॉफ और हीटरोट्रॉफ के नाम से। ऑटो यानी सेल्फ फीडर होते हैं, यानी एनिमल्स को हम कहते हैं, प्लांट्स को हम कहते हैं जो अपना फूड को तैयार कर लेते हैं। ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब फीड करना। तो ये बात यही हो रही थी कि यू ट्रॉफ का मतलब होता है यू ट्रू को कहते हैं, ट्रॉफ का मतलब है फीड, यानी जिस जो वेल नरिश होती है, जिसके बहुत सारे फूड होते हैं। या बहुत ज्यादा पोल्यूशन की वजह से एनिमल और प्लांट्स को फूड मिलता है। और ओलिगो किसे कहते हैं? ओलिगो हम कहते हैं फ्यू फ्यू को, फ्यू जिसमें ज्यादा नहीं, जिसमें कम, जिसमें ज्यादा नहीं, जिसमें कम होते हैं। क्या चीज कम होती है? ट्रॉफ। ट्रॉफ यानी फीडिंग का मटेरियल जिसके ऊपर एनिमल और प्लांट्स गुजारा कर सकते हैं। राइट और रॉन्ग? When something is not right is said to be wrong. तो हम ये पढ़ रहे थे कि दरअसल जब वाटर का पोल्यूशन होता है तो सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन है या जिन चीज़ों का सबसे ज़्यादा खतरा है उसमें लेक्स शामिल हैं। लेक्स यानी झीलें। इसी वजह से पोल्यूशन के लिहाज से हमने 2 किस्म की झीलें या 2 किस्म की लेक्स डिवाइड की हैं। एक को हम कहते हैं यूट्रॉफिक लेक और दूसरे को हम कहते हैं ओलिगोट्रॉफिक लेक। अब ये जो यू और ओलिगो है, ये लेक्स के ऊपर क्यों नाम दिए गए हैं? एक दरअसल ये नाम इसलिए हैं कि इसमें यू का मतलब होता है ट्रू फीडिंग है, यानी इसमें प्रॉपर फूड या न्यूट्रिएंट मौजूद हैं। वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट्स और एनिमल को चाहिए होते हैं और वो न्यूट्रिएंट जो हैं वो सब के सब पॉल्यूशन की वजह से ही आते हैं। और इस तरीके से ओलिगोट्रॉफिक लेक्स वो होती हैं जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे दरअसल कहते हैं कभी-कभी आता है कि राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन यूट्रॉफिक लेक्स एंड ओलिगोट्रॉफिक लेक्स। तो दरअसल कहते हैं कि यूट्रॉफिक लेक विद मोर न्यूट्रिएंट, कि वो लेक्स जिसमें होती हैं ज़्यादा न्यूट्रिएंट उन्हें हम कहते हैं यू। यू का मतलब ही यू का मतलब ही ट्रू होता है। और दरअसल कहते हैं जिसमें कम न्यूट्रिएंट होते हैं या फ्यू न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें हम ओलिगोट्रॉफिक लेक्स कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओलिगो का मतलब फ्यू होता है और ट्रॉफ का मतलब है फीड करना। जो कम फीड करते हैं वो ओलिगोट्रॉफिक होते हैं, जो ज्यादा फीड कर सकते हैं वो यूट्रॉफिक होते हैं। ये है पहला फर्क कि मोर न्यूट्रिएंट और फ्यू या लेस न्यूट्रिएंट। दूसरा फर्क कि जो यूट्रॉफिक लेक होती हैं ये आमतौर पे शैलो लेक्स होती हैं। शैलो से कहते हैं जिनकी गहराई कम होती है, जिनकी गहराई कम होती है। जैसे देखिए एक लेक ऐसी है कि यूं है और एक एक लेक ऐसी है जो यूं है। तो इसके अंदर देखें इसकी गहराई कम, इसकी गहराई ज्यादा है। तो दरअसल दूसरा फर्क, यूट्रॉफिक लेक शैलो होती हैं यानी कि गहराई कम होती है, जबकि ओलिगो जो होती हैं वो डीपर होती हैं यानी ज़्यादा गहरी होती हैं। देखें जिसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं उनमें गहराई कम होती है, जिसमें न्यूट्रिएंट कम होते हैं उनमें गहराई ज़्यादा होती है। सही या नहीं? फिर दरअसल कहते हैं कि ये जो यूट्रॉफिक लेक हैं ये पुअर इन ऑक्सीजन होती हैं, इसमें ऑक्सीजन कम होती है। ये एग्जाम में रीजन पूछा जाता है कि जो यूट्रॉफिक लेक्स हैं इसमें ऑक्सीजन क्यों कम होती है। उन्होंने कहा कि जी दरअसल इसमें एल्गल ब्लूम होती है। एल्गल ब्लूम का मतलब इसमें एल्गी ग्रो करते हैं, सरफेस के ऊपर सारे एल्गी ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरीके से दरअसल देखें एप्टीट्यूड में उन्होंने क्वेश्चन बनाया था और क्वेश्चन ये बनाया था कि एल्गी तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जब फोटोसिंथेसिस होती है। तो इस तरीके से जब एल्गा मौजूद है सरफेस पर तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो ऑक्सीजन होनी चाहिए। एक्चुअली ये जो सरफेस पर हैं जब इनमें फोटोसिंथेसिस होती है तब भी ऑक्सीजन ऊपर ही जा रही होती है।
स्टे कि वो सरफेस से हो रही होती है, इनके सरफेस से इसलिए हो रही होती है कि ऊपर ही सनलाइट पड़ रही होती है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस का जो नाम रखा गया है, उसके लिए फोटो यानी तस्वीर नहीं, सनलाइट होना ज़रूरी है कि उसे सनलाइट मिलेगी, इसलिए कि नीचे तो लाइट जा नहीं रही है। नीचे लाइट इसलिए नहीं जा रही है कि इस एल्गा की लेयर की वजह से एक शेड बन गया है। यहाँ से लाइट पेनिट्रेट नहीं करेगी, नीचे जाएगी नहीं। जब नीचे जाएगी नहीं तो जो ये नीचे की लेयर है, इसको वो लाइट मिलेगी नहीं, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ऑक्सीजन अंदर बन ही नहीं रही। नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। तो ये रीजन है कि why eutrophic lake are deficient in oxygen. Why eutrophic lakes are deficient in oxygen. यानी उनमें ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है? जबकि जो ओलिगोट्रॉफिक लेक होती हैं, ये होती हैं रिच इन ऑक्सीजन, इनमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है। तो ये तो हैं 3 डिफरेंस किस चीज के, यूट्रॉफिक लेक और ओलिगोट्रॉफिक लेक। ये दोनों लेक्स बनती क्यों हैं? वाटर पोल्यूशन की वजह से। पानी में जो पोल्यूशन होता है, उसी बेसिस के ऊपर हमने लेक्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है न्यूट्रिएंट के लिहाज से। ये डिवीजन जो हैं, ये तो हैं लेक्स की, लेकिन न्यूट्रिएंट के लिहाज से। अगर न्यूट्रिएंट ज्यादा हैं तो यूट्रॉफिक लेक, न्यूट्रिएंट कम हैं तो ओलिगोट्रॉफिक लेक। ट्रॉफिक। सही हैं दोनों के दोनों ग्रुप किस वजह से? पॉल्यूशन की वजह से। कौन सा पॉल्यूशन? वाटर का वाटर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन। और दरअसल इनके जो ग्रुप हमने बनाए हैं 2, वो किस लिहाज से बनाए हैं? वो दरअसल इसमें के न्यूट्रिएंट कम या न्यूट्रिएंट ज्यादा हैं। सही या नहीं? तो अब हम डिटेल से पढ़ते हैं यूट्रॉफिक लेक्स के मुतालिक कि व्हाट आर यूट्रॉफिक लेक, और इस तरीके से प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूट्रॉफिक लेक को कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। कभी कभी एग्जाम में जो है वो डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट यूट्रॉफिकेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूट्रॉफिक लेक एंड यूट्रॉफिकेशन। असल में यूट्रॉफिक तो लेक्स का नाम है, जबकि यूट्रॉफिकेशन प्रोसेस का नाम है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूट्रॉफिक लेक। जैसे हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था यही बात कि हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेस्टुला एंड गेस्टुलेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेस्टुला एंड गेस्टुलेशन? तो गेस्टुला एक स्टेज का नाम है और गेस्टुलेशन एक प्रोसेस का नाम है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेस्टुला इज नोन एज गेस्टुलेशन। प्रोसेस गेस्टुलेशन। ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेस्टुला इज नोन एज गेस्टुलेशन। यहाँ पर भी सेम यही है कि यूट्रोफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूट्रोफिक लेक्स, राइट। कभी कभी एग्जाम में रीजन पूछा जाता है कि व्हाई यूट्रोफिक लेक्स आर आल्सो नोन एज एल्गल ब्लूम, इसलिए कि इस यूट्रोफिक लेक का एल्गा की ग्रोथ से कुछ ताल्लुक है, इसलिए हम इसे ऐसा कहते हैं। वो क्या ताल्लुक है? क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए एल्गा को ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा ग्रो करती हैं। जब वो ज़्यादा ग्रो करती हैं तो पूरी एक लेयर ऑफ एल्गा आ जाती है। इसी लेयर ऑफ एल्गा को हम एल्गा की ग्रोथ या एल्गा के ब्लूम कहते हैं। सही या नहीं? और ये सब के सब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है यूट्रोफिकेशन, यानी न्यूट्रिएंट ज्यादा हैं, एल्गा ज्यादा ग्रो होते हैं। एल्गा ज्यादा ग्रो होते हैं इसलिए इसको एल्गल ब्लूम भी कहते हैं। सही या नहीं? जिस तरीके से फूलों की खिलने को फ्लावर ब्लूमिंग कहते हैं, ये इस तरीके से कहते हैं कि फूलों की बहार आ जाती है, इस तरीके से यहाँ पे एल्गा की बहार आ जाती है। इसमें लेक्स में, और लेक्स क्या हैं? पानी है, इसलिए हम इसे कहते हैं वाटर का पॉल्यूशन। सही या नहीं? कभी कभी जो है एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिस्कस यूट्रॉफिक लेक्स, डिस्कस यूट्रॉफिक लेक्स। तो देखिए ये एक तस्वीर है जो हमारी बुक में नहीं है। यहाँ पे यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस बताया गया है कि हो क्या रहा है। कि दरअसल कहते हैं कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसकी लीचिंग होती है। लीचिंग का मतलब है कि वो पानी में चले जाते हैं।
ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? एक्चुअली हो ये रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक तस्वीर से दिखाया था कि फर्टिलाइज़र पानी तक कैसे आ जाएँगे? एक जैसे ये रीज़न में भी पूछते हैं कि फर्टिलाइज़र्स तो प्लांट को दिए जा रहे हैं, फर्टिलाइज़र हम प्लांट को दे रहे हैं। जब हम प्लांट को फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, तो पानी में फर्टिलाइज़र कहाँ से आ गया? पानी में कौन फर्टिलाइज़र डालता है? तो अगर आप इस तस्वीर में देखें, तो आपको ये पता चलेगा कि देखिए ये बाकायदा ये एक दरिया आ रहा है या पूरी एक कैनाल आ रही है और फाइनल ये देखें, ये जो लेक्स होती हैं, ये भी झीलें होती हैं और इसमें पानी रिज़र्वॉयर जमा हो जाते हैं। यहाँ से जो पानी आ रहा है, देखिए यहाँ पे खेतों में जो फर्टिलाइज़र छिड़काव किया जाता है, तो वो दरअसल यहाँ पे जो इसके किनारे पौधे हैं, इनको छोड़ देंगे? या इसके किनारे यहाँ जो पौधे हैं, इनको छोड़ देंगे? नहीं, आपको पता है कि वो एक-एक पौधे के ऊपर जाके कोई छिड़काव थोड़ी करेगा। आम तौर पे तो हेलीकॉप्टर से भी छिड़काव करते हैं। कभी आपने देखा होगा ऊपर से स्प्रे कर दिया पूरे के पूरे खेत को। पूरे के पूरा ऊपर हेलीकॉप्टर गुज़रा, पूरा स्प्रे। अब वो स्प्रे जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो इस पानी में, वो इस पानी में भी जाएगा, वो इस पानी में भी जाएगा, वो इस पानी में भी जाएगा और आखिरकार ये पानी यहाँ पे मिक्स होगा, ये पानी भी यहाँ पे मिक्स होगा, ये पानी जो है ये भी यहाँ पर आएगा। इस तरीके से ये सारे फर्टिलाइज़र्स इसमें आ जाएँगे। इन झीलों में ये जो छोटे-छोटे रिज़र्वॉयर से बनाए हैं, ये देखिए छोटे रिज़र्वॉयर हैं, झीलें भी ऐसी ही बनती हैं। इस तरीके से ये शाखें बनती रहती हैं कि पहाड़ों पे बर्फ़ गिरती है तो दरिया बनते हैं, वो पिघलती हैं जब तो फिर ये दरिया बनते हैं, इससे मुख्तलिफ़ शाखें निकलती हैं, सही या नहीं? इस तरीके से ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं ये सिर्फ़ इन्हीं पौधों में नहीं जा रहे हैं, ये सारे केमिकल इस पानी में भी जा रहे हैं। इस तरह से ये झीलों तक फर्टिलाइज़र पहुँच जाते हैं। हो सकता है आपको ये बात समझ आई हो कि फर्टिलाइज़र्स कैसे झीलों तक पहुँच रहे हैं। क्या ये आपको बात समझ आई है? यस सर। तो अब ये हम कहते हैं इस डायग्राम में दिखाया गया है, इस डायग्राम में ये हो रहा है कि ज़ाहिर बात है फर्टिलाइज़र ज़्यादा मिलेंगे तो इसका मतलब न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलेंगे, न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलेंगे तो प्लांट ज़्यादा ग्रो होंगे। तो प्लांट जो झील में ग्रो होते हैं वो एल्गा ग्रो होते हैं, तो सारी पूरी एल्गा की एक लेयर बन जाती है। इस तरीके से यहाँ पे सूरज की रोशनी जो नीचे है वो तो जाती नहीं है, बस ऊपर ही जा रही है। आखिरकार ऐसा होता है जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से एल्गा मर जाते हैं और इसी तरीके से जब ये मर जाते हैं जो यहाँ पे जो फिश वगैरह होती हैं वो भी सफोकेट हो जाती हैं। सफोकेट का मतलब होता है उनका गला घुट जाता है या उन्हें घुटन होने लगती है। घुटन इसलिए होती है कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती। सही या नहीं? ये वही चीज़ है जैसे कभी आपने देखा होगा कि मच्छर जो होते हैं ना मच्छर उनके लार्वी पानी में होते हैं। अगर हम इसमें केरोसिन ऑयल इस पानी में अगर इसमें देखें अगर हम कहें कि मच्छर के लार्वी हैं, तब एक-एक पकड़ के कौन उसको किल करेगा? अगर इस पानी पे केरोसिन ऑयल डाल दिया जाए, जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं, तो सारे लार्वी मर जाएँगे। कैसे? इसलिए कि मिट्टी का तेल जो होता है वो हल्का होता है, इस वज़ह से ऊपर सरफेस पर आ जाता है। जब सरफेस पर आएगा तो ऑक्सीजन अंदर ही नहीं जाएगी, वो रेस्पायर करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जा ही नहीं रही है, इसलिए कि आगे तो रुकावट है। और इस तरीके से जो ऑक्सीजन है वो अंदर नहीं आ रही। ऑक्सीजन आ ही नहीं रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो क्या नतीजा होगा? लार्वी मर जाएँगे। यहाँ पर फिश के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि ऊपर जब एल्गा की ग्रोथ हो रही है ऊपर-ऊपर, तो मछलियाँ मर जाएँगी। सही, ये असल में आपको इसलिए बताया जा रहा है कि ये सारा कुछ एग्ज़ाम में रीज़न में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कनेक्शन ऑफ एल्गल ब्लूम विद द डेथ ऑफ फिशेस? व्हाट इज़ द कनेक्शन ऑफ एल्गल ब्लूम एल्गा की ब्लूम होने से मछलियों के मरने का क्या ताल्लुक है? भई मछलियाँ तो कहते हैं कि मछलियाँ तो पौधों को खाती हैं। ये हर्बीवोर्स फिश जो हैं वो तो उसको खा रही हैं। वो खाती हैं तो उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, वो क्यों मर रही हैं भई? सही या नहीं? क्या आपको उनके मरने की वजह समझ आ रही है? 4 बजे 5 बजे आलू चढ़ाऊँगी। आगे अगर हम देखें कि इसमें क्या हो रहा है, कहते हैं जब ऑक्सीजन की कमी होती है पानी में, कौन से इस लेक की बात की जा रही है? कौन सी लेक? यूट्रॉफिक लेक। इसमें जब सल ऑक्सीजन की कमी होगी, जो सल्फेट होते हैं वो SO4 होते हैं और SO4 उस वक़्त बनते हैं जब ऑक्सीजन होगी, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएँगे। जैसे जो मशहूर सल्फाइड है उसका नाम हाइड्रोजन सल्फाइड है।
शायद आपको पता है जो गटर होता है, गटर का पानी या ड्रेनेज का जो वाटर होता है, उसमें बू आती है। और वो बू जो होती है, वो दरअसल इसी हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है। अगर आपने क्लास 9th पढ़ ली है मेरी तरह तो आपको ये पता होगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल कैसी होती है। इसकी स्मेल होती है रोटन एग की तरह, सड़े हुए एग की तरह। तो ये जो दरअसल गटर में सारी बू आ रही होती है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड ही की वजह से आ रही होती है। अगर दरअसल कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी होती है तो नाइट्रेट जो होते हैं ना, नाइट्रेट NO3 होते हैं। अगर ये ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये फिर अमोनियम से रिप्लेस हो जाएंगे, यानी अमोनियम बन जाएगा। वैसे जो है वो नाइट्राइट भी बनते हैं, लेकिन हमारी बुक में नाइट्राइट का जिक्र नहीं किया गया। जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड है, दूसरे नाइट्राइट भी बनते हैं। इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो ये कनेक्शन याद रखा जाए कि जब न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं, जब न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है। एल्गल ब्लूम ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। और पॉइजनस सब्सटेंसेस बनना शुरू हो जाते हैं। कहाँ? पानी में। और ये पॉइजनस जो हैं वो सल्फाइड और अमोनिया है। अमोनिया जैसे हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि अमोनिया जो है वो यूज़फुल नहीं है। ये दरअसल कहते हैं हाईली पॉइजनस है, हाईली पॉइजनस गैस। इस तरीके से ये सल्फाइड जो हैं ये भी पॉइजनस हैं, इसकी वजह से भी वो मरना शुरू कर देते हैं। कौन? एनिमल। Animals, plants. तो यहाँ पर है, देखिए यूट्रॉफिक लेज के बारे में। अगर ये कि दीज आर रिच इन न्यूट्रिएंट, इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये न्यूट्रिएंट आते कहाँ से हैं? ये सब के सब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से आ रहे हैं। तो एग्जाम में कभी-कभी रीजन पूछा जाता है और वो रीजन ये होता है कि व्हाट इज द कंसर्न ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी विद यूट्रोफिकेशन? व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटी एंड यूट्रोफिकेशन? यूट्रोफिकेशन यानी एल्गल ब्लूम में इंसान का क्या किरदार है? इंसान का किरदार ये है कि जो न्यूट्रिएंट हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? ये न्यूट्रिएंट कोई बाजार वो से नहीं आ रहे हैं, ये वही पोल्यूशन के न्यूट्रिएंट हैं जो उससे मिल रहे हैं। वही सारा जो हम सारे केमिकल और सब जो चीज़ें इसके अंदर भर रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट इंसान की एक्टिविटी, जो वाटर। इसी तरीके से कभी-कभी ये पूछते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन को चेंज करके कि व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन पॉल्यूशन एंड यूट्रोफिकेशन? व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन पॉल्यूशन यानी वाटर पॉल्यूशन एंड यूट्रोफिकेशन? ये यूट्रोफिकेशन इसमें क्या कोई ताल्लुक है या नहीं? इसमें यूट्रोफिकेशन का ये ताल्लुक no. है कि जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट बनेंगे, जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट बनेंगे उतना ज़्यादा एल्गा ग्रो करेंगे, यानी जितने ज़्यादा एल्गा ग्रो करेंगे उतनी यूट्रोफिकेशन होगी। और ऐसी लेक्स बनेंगी जिसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होंगे, यानी यूट्रोफिक लेक फॉर्म होंगी। तो दरअसल कहते हैं ये सारा जो है वो इंसान एक्टिविटी, इंसान ऐड कर रहा है। ये जो सारे न्यूट्रिएंट हैं वो पॉल्यूशन की वजह से इंसान ऐड कर रहा है। इसमें अंदर बहुत सारी मिनरल्स आ रही हैं। मिनरल्स जो होती हैं वो घर से कुछ केमिकल से या फर्टिलाइजर्स के कुछ केमिकल से या इस तरह से इंडस्ट्रीज के कुछ केमिकल से, इस तरीके से जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जिस तरीके से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो गंदगी होती है वो दरअसल कहते हैं स्पीड अप हो जाती है। किसकी वजह से? यूट्रोफिकेशन की वजह से। ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का ये होता है कि ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उनको अवेलेबल ऑक्सीजन कम हो जाती है। और इस तरीके से ऑक्सीजन जब लो होती है तो सल्फेट्स सल्फाइड में, नाइट्रेट अमोनिया में, यानी टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया। सही। तो ये है किस चीज़ के मुतालिक? यूट्रोफिकेशन। Eutrophication. यूट्रोफिकेशन दरअसल इज अनदर नेम फॉर दिस इज अनदर नेम फॉर वाटर पोल्यूशन। इस तरीके से कहते हैं ये दूसरी टाइप की लेक्स हैं, इनको ओलिगोट्रॉफिक लेक कहते हैं। ओलिगो वो होते हैं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा नहीं होते। और हमने जैसे पढ़ा ये ज़्यादा गहरी होती हैं। यहाँ पे आपको एक गहराई इसकी नज़र आ रही है कि दीज आर मोर डीपर एज कम्पेयर टू ओलिगोट्रॉफिक लेक। जो सॉरी यूट्रॉफिक लेक्स होती हैं वो Eutrophic. कम गहरी होती हैं, वो यहाँ तक होगी, यानी इसकी डेप्थ ज़्यादा नहीं होगी। जबकि इसकी डेप्थ ज़्यादा होती है किसकी? ओलिगोट्रॉफिक लेक्स की। Oligotrophic.
उस डेप्थ से कुछ फर्क पड़ेगा। यस, तो हम अगर अब देखें ओलिगोट्रॉफिक लेक, वैसे देखें ये तो दोनों लेक्स हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट वाले ये डायग्राम बनाते हैं, और ये जो सब कुछ ये लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ और सिर्फ ये दो डायग्राम बनाते हैं। बस में पूछते हैं, इससे नाम दे दिया, दिस इज ए, दिस इज लेक ए एंड दिस इज लेक बी, और पूछते हैं कि विच ऑफ दिस दीज टू इज ओलिगोट्रॉफिक लेक एंड विच ऑफ दिस इज यूट्रॉफिक लेक। इस तरीके से वो पूछते हैं कि यूट्रॉफिक लेक इज, आंसर होता है ए बी बोथ नन, ए बी बोथ नन। आंसर क्या होगा? ये है, जिसकी गहराई कम है वो है यूट्रॉफिक, और जिसकी डेप्थ ज्यादा है वो है। Oligotrophic. आपको पता है कि जो चैप्टर हैं इसकी चीज़ों को सिर्फ रटना नहीं है, समझना भी ज़रूरी है, ताकि उसके जो रिस्पेक्टिव आंसर हैं वो आप दे सकें। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी थी कि ओलिगो का नाम ये क्यों रखा गया है। ओलिगो फ्यू को कहते हैं, Oligo means जैसे ओलिगोसेकेराइड हम फ्यूज शुगर को कहते हैं, जैसे ओलिगोकीटा हम फ्यूज सीटी को कहते हैं, और ट्रॉफ हम फीड को कहते हैं, जैसे हम ऑटोट्रॉफ हीट्रोट्रॉफ का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है कि हमारे बहुत सारे केमिकल्स जो हैं उसमें डिटर्जेंट भी शामिल हैं। डिटर्जेंट वाटर सॉल्युबल क्लीनिंग एजेंट होते हैं, जिनके मशहूर मशहूर नाम हैं, जैसे सर्फ है, एक्सप्रेस है, बोनस है, ये सारे डिटर्जेंट ही हैं। सीवेज, देखिए ये नाम है, चाहे हम सीवेज वाटर कहें या सीवरेज वाटर कहें, एक ही बात होती है। ये दरअसल कहते हैं ये जहाँ पे जो वेस्ट मैटर होता है, या हमारे फीसेस हैं या स्टूल हैं या डर्टी वाटर है, या हमारे घरों का पानी है, फैक्ट्रीज का पानी है, जो गटर की शक्ल में होता है, उसको हम सीवर या सैनिटरी वाटर, सैनिटरी सिस्टम का वाटर, सैनिटरी पाइप का वाटर, बहुत सारे एक ही के नाम है। राइट या नहीं? तो ये जो है फॉस्फोरस का बड़ा अहम रोल है ओलिगोट्रॉफिक लेक्स के लिए। जैसे कहते हैं कि किनका इंपॉर्टेंट रोल है यूट्रॉफिक लेक में, तो वो हैं सल्फाइड्स, अमोनिया, और इसमें जिसका रोल सबसे ज्यादा है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में केमिकल है। आपको पता है ये वाइट फॉस्फोरस भी होता है, रेड फॉस्फोरस भी होता है, ये दो फॉर्म्स में होता है। अब इसका यहाँ पे क्या जिक्र आ गया? एक्चुअली ये जो हैं ये एलिमेंट फ्री फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ये फर्टिलाइजर्स में होता है और सीवेज वाटर में होता है। किसकी वजह से? इसलिए कि हर जो डिटर्जेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था, सर्फ हो या बोनस हो, एक्सप्रेस हो, या जितने भी मार्केट के जो है कपड़े धोने के सारे डिटर्जेंट हैं, उन सब में फॉस्फोरस होता है। राइट। फॉस्फोरस से एल्गल ब्लूम, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, जैसे ये जो है दरअसल कहते हैं, ये वर्ड्स हम पढ़ेंगे, एल्गल ब्लूम, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, डेथ ऑफ एनिमल, बैक्टीरियल ग्रोथ, डिकम्पोजिशन, अनप्लेजेंट स्मेल। अनप्लेजेंट किसे कहते हैं? बदबू को कहते ना हैं। कुछ एक लगा. खुशबू होती है, एक बदबू होती है या नहीं? Yes, sir. वैसे खुशबू को तो हम फ्रेग्रेंस भी कहते हैं। ओलिगोट्रॉफिक लेक्स, उसमें क्या होता है? कहते हैं कि ये पुअर इन न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट तो इसमें बहुत कम होते हैं, इसलिए कि इसमें कम पॉल्यूशन होता है, लेकिन फॉस्फोरस इनमें बहुत ज़्यादा होता है। आमतौर पे वो पानी जो हमारे घरों से आ रहा होता है, यानी डोमेस्टिक पोल्यूशन होता है, उसमें फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस कहाँ से आता है? तो दरअसल कहते हैं कभी कभी ये भी रीजन में पूछा जाता है कि व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ फॉस्फोरस विद ओलिगोट्रॉफिक लेक्स। तो ये लेक में पहले से मौजूद नहीं होता, ये आता है दो चीज़ों से। फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स में बहुत ज़्यादा होता है, जब मसनूई खाद दी जाती है, या फिर डिटर्जेंट में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दरअसल ये क्या करता है, ये प्रोमोट करता है एल्गल ग्रोथ, एल्गा की ग्रोथ को ये प्रोमोट करता है, यानी वहाँ पर भी एल्गा की ग्रोथ होती है, यानी इट टर्न्स वाटर इनटू ग्रीन। इसकी वजह से पानी ग्रीन हो जाता है, इसी को हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। सही या नहीं? इसकी वजह ये है कि यहाँ पे ग्रीन एल्गी ज़्यादा ग्रो होती हैं। ठीक है या नहीं?
जैसे आपको पता है जो ब्लू ग्रीन होती हैं उसको साइनोफाइसी कहते हैं, जो ग्रीन होती हैं उसको क्लोरोफाइसी कहते हैं या नहीं? ये तो आपने शायद सुना नहीं होगा। शायद आपको पता होगा, अगर आपने फर्स्ट ईयर पढ़ी है तो उसमें चैप्टर है 6 और उस चैप्टर 6 में है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक के मुतालिक अगर आपने पढ़ा हो और अगर आपको याद हो तो उसमें एक ब्लू कलर का पिगमेंट होता है। क्या आप मुझे उस ब्लू कलर के पिगमेंट का नाम बता सकते हैं जो नॉस्टॉक में प्रेजेंट होता है? साइनो। साइनो, यस। साइनो, आगे। इसका नाम है फाइकोसियानिन। फाइकोसियानिन। सियानिन का मतलब होता है ब्लू। जैसे एक बच्चे से मैं पूछा सियानिन क्या होता है, कहने सियाने को कहते होंगे, और सियाना ज्यादा होगा। भाई उर्दू थोड़ी चल रही है यहाँ पे, सियाने ज्यादा होते हैं। सियानिन का मतलब होता है ब्लू। ब्लू। इसी वजह से साइनोप्सिस हम कहते हैं, साइनोसिस एक बीमारी है, वो किसको होती है? वो ब्लू बेबीज की बीमारी है, उसमें भी ब्लू होता है, ब्लू हो जाता है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होने की वजह से। अब हम ये पूछते हैं फाइसी का क्या मतलब होता है। देखिए स्टडी होती है उसको कहते हैं फाइकोलॉजी। कौन सी लॉजी? देखिए एक होती है, अगर मेरी स्टडी हो तो उसे कहते हैं माइकोलॉजी, MY, माई CO को माइको के साथ लगा दें लॉजी। किस चीज की स्टडी का नाम है? फंगस की सर। फंगस की। इसी तरीके से इससे मिलता जुलता नाम है, उसे कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। एल्गी की होगी। एल्गी की स्टडी को कहते हैं, यस। तो फाइको का लफ्ज ही दरअसल एल्गी के लिए इस्तेमाल होता है, ये कहने का मतलब था। इसी वजह से फंगल बॉडी को हम कहते हैं माइसीलियम। माइसीलियम। और यहाँ पर भी है, दरअसल कहते हैं कि वो जो कि ब्लू एल्गी होती हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड। फाइकोसाइनिन। वो तो कलर का पिगमेंट है। उसे कहते हैं उसे कहते हैं सियोफाइसी। क्या? सियोफाइसी। जिस तरीके से वो ब्लू के लिए साइनो होता है, इस वजह से साइनोफाइसी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, राइट। अगर ग्रीन हो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरो यानी ग्रीन, फाइसी यानी एल्गी। साइनो यानी ब्लू, फाइसी यानी एल्गी। तो यहाँ पर दरअसल कहते हैं कि ये एल्गल ब्लूम है, ये टर्न्स ग्रीन क्यों होती है? इसलिए यहाँ पे ग्रीन एल्गी ग्रो करते हैं। और यहाँ पे लिखा है इसके सोर्सेस क्या हैं। ये फास्फोरस कहाँ से आता है? फास्फोरस या तो फर्टिलाइजर में होता है या सीवेज वाटर में होता है। सीवेज वाटर जैसे कि मैंने आपको बताया कि गटर के पानी को कहते हैं, और इसकी वजह सोर्स है डिटर्जेंट। ये डिटर्जेंट जो होते हैं वो हमारे सीवेज यानी गटर के पानी में होते हैं, या जितने भी हम डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं उसमें फास्फोरस होता है। इससे क्या होती है, एल्गा की ग्रोथ होती है, वैसे ही जैसे कि यूट्रोफिक लेक में होती है। जैसे यूके उसमें जो है वहाँ पे ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, विच कॉजेज डेथ ऑफ द एक्वेटिक एनिमल, जिसकी वजह से एनिमल मरना शुरू हो जाते हैं। द डेड एल्गा जो होती है, जब एल्गी मर जाते हैं तो एक्वेटिक एनिमल। सर आप टेस्ट रिड्यूस टॉपिक से लेंगे? नहीं भाई, रिड्यूस से क्यों लेंगे? जो जो टॉपिक हमने पढ़े हैं सही होगा या नहीं? एक्चुअली ऐसा है कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें तो सारा कुछ आएगा। ये तो मेरा ख्याल है अभी कुछ दिनों पहले जो है वो जो एक क्या नाम है, यूनिवर्सिटी के जो कन्वीनर हैं उनकी एक वो आई थी कि जी किसी ने उनसे सवाल पूछा, रिपोर्टर ने, कि आजकल जो रिड्यूस कोर्स चल रहा है तो आपका जो नेक्स्ट ईयर यानी 2021 में जो टेस्ट होगा वो शॉर्ट कोर्स से होगा, रिड्यूस कोर्स से होगा, उन्होंने कहा कि रिड्यूस कोर्स में तो कुछ रखा ही नहीं है, बच्चा क्या नहीं पढ़ेगा, बच्चा तो कुछ भी नहीं पढ़ेगा, बच्चा तो वैसे ही घर में पढ़ा है, कि वो तो ना सेंटर जा रहा है, घर में मौजूद है, उसके पास इतना टाइम है सब कुछ पढ़ने के लिए, वो पढ़े ना, क्यों नहीं पढ़ रहा? सही या नहीं? अब तो खैर ये जो पॉलिसी आएगी वो तो बाद में आएगी, लेकिन अब को पॉलिसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा 3 महीने के बाद एग्ज़ाम में हो जाए रह जाएँ 3 महीने, फिर आपको पता चले कि कोर्स तो पूरा आ रहा है, फिर क्या करेंगे?
पढ़ लें तो अच्छी बात है। वैसे भी जो आप सारा कुछ पढ़ेंगे, सारा कुछ तो आपको याद रहना भी नहीं है। यस इसमें सर। से इसमें से बहुत अभी आपको पता चल जाएगा, अभी जो टेस्ट होगा ना इसमें आपको पता चल जाएगा कि सारा कुछ आपको याद नहीं रहना। तो अगर आपने पहले ही कम याद करना है तो आपको और कम याद रहेगा, तो कम से कम ज़्यादा याद करें, ताकि अगर उसमें से अगर 10% कोई चीज़ कम हो जाए तो इतना ज़्यादा फर्क ना पड़े। जी, इससे क्या होता है कि एल्गी मर जाते हैं, एक्वेटिक एनिमल मर जाते हैं, फिर वो डिकम्पोज होते हैं, यानी ब्रेक डाउन होता है एरोबिक बैक्टीरिया की वजह से। और यहाँ पे लिखा है कि फिर वो डिके होना शुरू हो जाते हैं, यानी सड़ना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है। ये भी दरअसल रीजन में पूछा जाता है कि व्हाई देयर इज मोर अनप्लीजेंट स्मेल इन ओलिगोट्रोफिक लेक्स, कि ओलिगोट्रोफिक लेक्स में क्यों स्मेल होती है। एक तो दरअसल मैंने आपको ये बताया था कि ओलिगोट्रॉफिक लेक तो गहरी ज़्यादा होती हैं। पहली बात ये है कि इतनी गहराई में वैसे भी सूरज की रोशनी इतनी नहीं जाती। इस वजह से यहाँ पे जो नीचे सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ये सारे डिकम्पोजर्स हैं। इन्हीं की आमाज का है कि डिकम्पोजर सारे नीचे रहते हैं। और इस तरीके से वैसे अगर ऊपर एल्गा ग्रो ना किए जाएं तो वैसे भी ये बदवाएं देते रहते हैं मछलियों को और सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को, कि जब मरेंगे तभी ये नीचे गिरेंगे और तभी ये इनको खाएंगे। इस वजह से इनका 24 घंटे जो है वो बदवाओं पे असर होता है कि आज फलां मछली मर जाए, आज फलां प्लांट मर जाए, तो आज ये हो जाए, तो आज ये हो जाए। इस तरीके से लोग होते हैं ना, कहते हैं कि भई आज अगर बिरयानी मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो इस तरीके से जो टिटोरे लोग होते हैं ना, जिनको चटोरपना ज़्यादा होता है, इस टाइप की बातें करते हैं। इस तरीके से डिकम्पोज़र भी यही करते हैं, उनकी चटोरपना यही होता है कि फिश है या फलाना प्लांट है, ये मर जाना चाहिए। सही या नहीं? स्मेल किस वजह से होती है? डीके मटेरियल की वजह से। डी और के लिखा जाए तो इसको डीके नहीं कहते, DECAY। आजकल जो है आपको पता है बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो टेक्सिंग करते हैं, तो टेक्सिंग में सबसे बड़ी खराबी है वो ये कि वो स्पेलिंग भी वही लिखना शुरू कर दिया उन्होंने जो वो टेक्स्ट में लिखते हैं। सर मैं क्या है BSS इसलिए पूछा, BSS क्या होता है? बस ये है या BS? ओह माय गॉड, पूछा था क्योंकि चैप्टर 6 में 6 लॉन्ग हैं, तो टेस्ट कितने देर का होगा? टेस्ट तो 2 घंटे का होगा बस, ज़्यादा बच्चों को तंग नहीं करेंगे। 2 घंटे का, वैसे 3 घंटे का होता है। वही जो नॉर्मल लेंथ होती है आपके एग्जाम जो होता है वो 2 घंटे का होता है, चाहे जोलॉजी का हो चाहे बॉटनी का होता है, बस सिर्फ 2 घंटे का होगा। वैसे 40 मिनट का होता है, तो इसमें कोई लंबा चौड़ा टेस्ट नहीं हो रहा। सही या नहीं? और उस 2 घंटे में 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 2 करने होते हैं। और अब भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही पेपर का जो पैटर्न होता है उस तरह से ही है, बिल्कुल सेम, राइट? पेपर पैटर्न की तरह, बस ये है कि चैप्टर्स कम है, ये वहाँ पे पूरा कोर्स होता है, यहाँ पे चैप्टर कम है। राइट है या रॉन्ग? सर मैं आज का पूछ रहे हैं। हाँ, आपने दोबारा रिज्वाइन करना है, यस। तो हम आज तो थर्सडे है ना, तो आप लोग फ्राइडे के लिए हमने ये 10 से 1 का टाइम इसलिए रखा था, शायद आपकी फरमाइश की वजह से। फिर आप इसको जो है दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे तीसरी दफ़ा भी, यस, व्हाई नॉट? क्या ये आपको समझ आया? वाटर पोल्यूशन, यूट्रोफिकेशन, ओलिगोट्रॉफिक लेक, ओलिगोट्रॉफिक लेक, यूट्रॉफिक लेक्स, इसमें स्मेल ज़्यादा कौन सी होती है, डीप कौन सी होती है, ऑक्सीजन कम किस में ज़्यादा होती है, और जो है इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट किस में ज़्यादा होते हैं, न्यूट्रिएंट किस में कम होते हैं, फॉस्फोरस किस में ज़्यादा होता है, फॉस्फोरस किस में नहीं होता, किसमें जो है पॉइजनस सब्सटेंस नाइट सल्फाइड्स और नाइट्राइट बनते हैं और अमोनिया फॉर्म होती है, और किसमें फॉस्फोरस की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। ये वो मेजर पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट वाले भी इन्हीं पॉइंट्स को लेकर क्वेश्चन बनाते हैं। अगर बच्चे को आते हों तो बहुत अच्छी बात है, ना आते हों सर तो बहुत बुरी स्मेल बात है। फॉस्फोरस की वजह से है ज्यादा। जी? स्मेल फॉस्फोरस की वजह से है ज्यादा। नो, स्मेल डेथ होने की वजह से है। चीज़ें जब डेथ गल तो सड़ जाती है ना तो बू आने लगती है। अगर आप देखें ना, सेब है, चंद दिनों के लिए अगर आप रख दें तो वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, फिर बू आती है, नहीं आती है? जी जी सर, तो क्या कहते हैं, ये यूट्रॉफिक लेक में क्यों नहीं थी? उसमें भी तो डेथ हो रही थी।
हाँ, उसमें डेथ हो रही थी, लेकिन उसमें डेथ कम होती है, इसमें डेथ ज़्यादा होती है। इसमें डेथ इसलिए होती है कि गहरी ज़्यादा होती हैं। तो इस सही तरीके सर। से ये ज़्यादा डेड मटेरियल को रख सकती हैं। भाई देखिए, सड़ने की चीज़ें, जैसे अगर देखें, सपोज़ है एक कमरा है, उसमें एक सेब सड़ जाएगा, तो उसकी कितनी स्मेल होगी। और अगर 3-4 साल अगर ख़राब हो रहे होंगे तो फिर क्या होगा? जैसे आप फ्रिज को ही एग्ज़ाम्पल ले लें कि फ्रिज में जो है अगर आप बहुत अर्से तक वेजिटेबल रखें, वो ख़राब होती रह वो अंदर भी ख़राब हो जाती है, शायद आपको पता हो। फ्रिज में रखें तब भी। यस। तो अगर ऐसी हो रही हो तो फिर क्या करेंगे? तो जितने ज़्यादा होंगे, उतना ज़्यादा डीके उतनी का ज्यादा प्रोसेस ज़्यादा स्मेल। होगा और इसमें स्मेल ज़्यादा होगी। ये मतलब एक है कम स्मेल प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा स्मेल प्रोड्यूस करेंगे। तो असल में जो ओलिगोट्रॉफिक लेक्स है, उसमें जो स्मेल होती है, वो इस वजह से कि वो गहरी ज़्यादा होती हैं, और गहरी ज़्यादा होती हैं तो इसका मतलब ये है कि वैसी ऑक्सीजन जो है पेनिट्रेट तो कर ही नहीं रही होती है, फिर वो और नीचे आ जाए, उसके ऊपर एक लेयर आ जाए तो और भी नहीं आ रही होती है। एक तो पहले ही नहीं आ रही होती है सनलाइट, इसके अलावा फिर और दूसरे प्रॉब्लम्स भी ऐड हो रहे हैं, ये हो रहा है। ओके सर। ठीक है, लेकिन हमने जो इनके नाम रखे हैं यूट्रॉफिक और ओलिगोट्रॉफिक, ये आपको पता होने चाहिए कि हमने नाम रखे क्यों हैं। बुरे बुरे से नाम हैं या अच्छे नाम हैं, जैसे भी नाम हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स की बेस पर हैं। तो इस न्यूट्रिएंट तरीके से बेस्ड। आपको पता है एप्टीट्यूड टेस्ट में आ जाता है कि ये जो दरअसल यूट्रोफिकेशन की जो लेक्स हैं या जो वाटर पोल्यूशन की वजह से लेक्स हैं, जो उनके नाम हैं, वो किस बेस पर हैं। तो उसकी न्यूट्रिएंट बेसिस बेस्ड। हैं, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कि उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कम हैं या ज़्यादा हैं, सही या नहीं। तो ये हमने पढ़ा वाटर पोल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अच्छा था या नहीं था, ये अलग बात है। इट वॉज गुड और इट वॉज बैड, ये तो आप बाद में पता चलेगा कि भाई ये अच्छा था या अच्छा नहीं था। इसलिए कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कहते हैं ये चैप्टर पाकिस्तान स्टडीज़ में होने चाहिए, ये यहाँ पे क्यों है। देखिए, ये पाकिस्तान स्टडीज़ में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, देखिए कोर्स तो मैंने बनाया नहीं है। देखिए इसके लास्ट में एक चैप्टर में एक टेबल बना हुआ है। उस टेबल में वायरल डिजीज़ हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, फंगल डिजीज़ हैं, प्रोटोजोन की डिजीज़ हैं, हेलमेंथ की डिजीज़ हैं, विटामिन डेफिशिएंसी की डिजीज़ हैं, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की डिजीज़ेज़ हैं, और जेनेटिक डिजीज़ हैं, एल्गाइल की डिजीज़ हैं। तो ये सारी जो हैं अब तो कोर्स में नहीं है, रिड्यूस कोर्स के मुताबिक। सही है नहीं? सर। ये सर 19 वैसे ये 06 याद करनी होगी क्या टेबल? अब तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट में तो ये पूछा जाता है। अब जी तो नहीं सर। होता, लेकिन एप्टीट्यूड में अगर पूछा जाएगा तो फिर क्या होगा? होगा ये कि फिर ये आपको नहीं आता होगा। मतलब सर ये एप्टीट्यूड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जी, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, और इसलिए दरअसल कहते हैं ये जो वायरल और सारी डिजीज़ हैं, ये तो आपको याद होनी चाहिए, इसलिए कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। और फिर इनकी डिजीज़ेज़ जो होती हैं, चाहे वायरल डिजीज़ हो या बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, ये देखिए डिजीज़ेज़ इसमें नहीं हैं। वायरल डिजीज़ेज़ जो हैं इस टेबल में ज़रूर हैं, लेकिन ये सारी वायरल डिजीज़ेज़ चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी थी। ये जो चैप्टर 6 था फर्स्ट ईयर का, उसमें आपने बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ी थी। चैप्टर 8 था फर्स्ट ईयर का, उसमें आपने जो है वो फंगल डिजीज़ पढ़ी थी। फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर 7 था, उसमें आपने प्रोटोज़ोन्स की डिजीज़ पढ़ी थी। चैप्टर 10 था फर्स्ट ईयर का, उसमें आपने हेलमिंथ की डिजीज़ पढ़ी थी। तो ये सारी डिजीज़ तो वो आप पहले पढ़ चुके हैं, ये तो इनके सिर्फ़ नाम आ गए हैं यहाँ पे दोबारा। ठीक है या नहीं? इनके जो कॉज़ेटिव एजेंट हैं वो अगर देखिए, अगर कोई डॉक्टर बनने जा रहा हो, उसको तो डिजीज़ेज़ के मुतालिक पता ही होना चाहिए था। आपको पता है फर्स्ट ईयर में क्या किया है उन्होंने? फर्स्ट ईयर में ये किया गया, जैसे चैप्टर 12 था, उसमें जो जीआईटी के डिसऑर्डर थे वो सारे ख़त्म कर दिए। इस तरीके से रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो डिजीज़ थी, जैसे अस्थमा वगैरह था, वो सब ख़त्म। इस तरीके से चैप्टर 40 में जो है ये जो डिजीज़ हैं कार्डियोवैस्कुलर की ये डिसऑर्डर, वो सारे उन्होंने ख़त्म कर दिए। और बच्चे जो कह रहे हैं, ओहो! ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, सारा कुछ